संपूर्ण हिंदी पाठशाला। जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे मित्रों, आर ओ की मुख्य परीक्षा जो भी लगभग वही 24 अप्रैल को संभवतः होगी, उसकी लिखित परीक्षा के लिए हम आप लोगों के समक्ष उस प्रश्न पत्र के मुख्य भाग को लेकर उपस्थित हुए हैं जो रिटन होता है व्याकरण को छोड़ करके। बाकी का पत्र, गद्यांश और पत्र का जो सारणी रूप लेखन होता है उस पर प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप सभी यथाशीघ्र उपस्थित हो जाइए और वीडियो को आदि से अंत तक देखिए ताकि बात एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिखित में जो सिलेबस होगा, लिखित में सिलेबस क्या क्या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है और कहाँ से आपको नंबर कितने मिलने होते हैं। तो आप ये देखें, लिखा है दिए गए गद्यांश के शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। एक अपठित गद्यांश होता है, उसका पहले नंबर पर आपको शीर्षक देना होता है, दूसरे नंबर पर आपसे सारांश पूछा जा सकता है और तीसरे नंबर पर आपसे 3 रेखांकित अंश होते हैं। उन रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको करनी होती है। अभी कितने नंबर में आएगा? तो जो गद्यांश का शीर्षक लिखा जाएगा वो आपको 3 नंबर मिलेंगे, उसके सारांश के 6 नंबर मिलेंगे आपको, और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या के मतलब 3 गुणे 4 बराबर 12 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो 3 ये हो गए, 6 ये हो गए और 12 ये हो गए। तो 6 और 3 9 हो गए और 12 ये कितना हो जाता है, यहाँ 20 लिख गया है, गलती से 21 होता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, किसी दिए गए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन। एक कोई पत्र दिया गया होगा, उसको पढ़ोगे और सारणी रूप में उसका जो है सार लेखन आपको करने को कहा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ। ठीक है, ऐसे कॉलम बनेंगे और इन बीच में आपको मैटर भरना रहेगा। इसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। पत्राचार आ जाता है। पत्राचार में सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन, अनुस्मारक। अब ये जो 3 बिंदु अलग अलग दिए गए हैं, इन 3 बिंदुओं से ही सवाल आएंगे। इससे एक प्रश्न आएगा वो 8 नंबर का होगा, इससे एक प्रश्न आएगा वो 8 नंबर का होगा, इससे एक प्रश्न आएगा वो 8 नंबर का होगा। तो इनको अगर आपस में आप जोड़ें तो हो जाते हैं 24 अंक। तो ये 21, 15 और 24 आपस में आप जोड़ेंगे तो ये 0 आ गया, 0, और यहाँ पर आप जोड़ें 3 1 4 और 2 5, नहीं संविधान 6, 60 नंबर के ये जो आपके आएंगे, ये 60 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इन 60 नंबर को अगर आपने प्राप्त कर लिया तो फिर आगे आपकी कहानी अच्छी बन सकती है। तो अपठित गद्यांश एक हम आपको दे रहे हैं, उसका उदाहरण आप देखिए। आप सबसे पहले जानिए कि अपठित गद्यांश होता क्या है। अपठित गद्यांश का आशय उस अंश से है जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो, मतलब अपने जीवन में आपने जिसको कभी पहले ना पढ़ा हो। और अभी ये किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ से संबंधित हो सकता है, विज्ञान से संबंधित हो सकता है, पर्यावरण से संबंधित हो सकता है, भूगोल से संबंधित हो सकता है, या फिर इतिहास से संबंधित हो सकता है, या जो निर्धारित पाठ्यपुस्तकों से बाहर का हो। परीक्षाओं में अपठित गद्यांश देने का मूल कारण यह होता है कि परीक्षक इस प्रश्न के माध्यम से विद्यार्थी अथवा प्रतियोगी की समझ बूझ, उसकी प्रतिभा या दूसरे के भावों और विचारों को अपने शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत करने की कला और क्षमता का मूल्यांकन करना चाहता है। परीक्षक चाहता है कि वह इतना कुशल तो जरूर हो जो बच्चा पास करके पद पर बैठे, जो आवेदन करता, जो अभ्यर्थी पास करके पद पर बैठे जा करके, वो ऐसा व्यक्ति अवश्य हो जो किसी की बात को संक्षेप रूप में आसानी से समझ सके और उसकी बात के हिसाब से कार्य भी कर सके। पाठ्यक्रम में थोड़ी सी सामग्री ही निर्धारित की जा सकती है,
पर जीवन में विद्यार्थी को ऐसी तमाम समस्याओं और परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिसके संबंध में उसकी कोई तैयारी नहीं रहती। अपठित गद्यांश इसी तैयारी का पूर्वाभ्यास होता है। अपठित अवतरण को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। इन बिंदुओं को ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि यही बिंदु आपकी आगे की रणनीति को तैयार करेंगे। देखते हैं, अपठित गद्यांश के माध्यम से सामान्य और स्वतंत्र अध्ययन की परख भी होती है, अतः इन अंशों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना भी एक कला है। इस प्रकार के छात्रों के लिए निम्नलिखित बातों की जानकारी अत्यावश्यक होती है। कौन सी जानकारी है? तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो अपठित गद्यांश आपको दिया जाए उसे कम से कम 3 या 4 बार ढंग से पढ़ लें। कुछ नहीं तो 3 बार ज़रूर पढ़ें। और पढ़ते समय आगे भी क्या कहा जाएगा आप देखिएगा कि मूल अवतरण के प्रत्येक वाक्य में निहित भाव, ये भाव लिख के है, यहाँ पर भाव होगा, या विचारों को अलग से अपनी भाषा में अंकित करते चलना चाहिए। इन्होंने कहा है कि उसके मूल भाव को, जो शब्द बीच में आ रहे हैं, जो सेंटेंसेस बीच में आ रहे हैं, उनके मूल भावों को कहीं ना कहीं नोट करते चलना चाहिए, लिखते चलना चाहिए। रफ कार्य करने को कहा जा रहा है। अनावश्यक विस्तार, उदाहरण अथवा विश्लेषण आदि को छोड़कर मूल मर्म को पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है। मेन बात क्या कही गई है उस बात को पकड़ने की का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे अंशों में यदि कुछ क्लिष्ट शब्द हों जिनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो उन्हें छोड़कर वाक्य के मूल मर्म को ही ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ ऐसे भी शब्द हो सकते हैं जिनका अर्थ आसानी से आपको समझ में ना आए 3 बार पढ़ने के बाद भी, तो उन शब्दों पर विशेष ध्यान ना देते हुए, समय बर्बाद ना करते हुए पूरे सेंटेंस के मूल अर्थ को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसे पदों अथवा रेखांकित वाक्यों की व्याख्या करने के लिए कहा गया है तो सारांश लिखने से पहले इस कार्य को किया जाना चाहिए। इस प्रकार व्याख्यात्मक प्रश्नों को पहले हल कर लेने से अवतरण का मूल मर्म अधिक स्पष्ट हो जाता है, प्रसंग भी समझ में आ जाता है। यहाँ पर यह बात कही गई है कि यदि सारांश लिखने के लिए भी आया हो और रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी हो, तब पहला काम आप करिए कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए और फिर आप सारांश लिखें, ताकि सारांश लिखते हुए आपको आसानी हो। प्रायः हर अपठित अंश का एक उपयुक्त शीर्षक देने के लिए कहा जाता है। शीर्षक उसी अंश के आदि या मध्य या अंत में निहित रहता है, जिसे थोड़े से प्रयत्न से खोजा जा सकता है। शीर्षक यथासंभव छोटा होना चाहिए। उसे दिए गए अंश का सप्रसंग विचारधारा का प्रतिनिधित्व करना भी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि दिए गए अंश का ही कोई शब्द या पद शीर्षक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यथासंभव अपनी ओर से अपने शब्दों में शीर्षक देने से बचना चाहिए। ये भी एक बात ध्यान रखना चाहिए, अपनी तरफ से कोई इसको जोड़ना नहीं है। पाठ में से ही किसी शब्द को लेकर के या कुछ शब्दों को लेकर के एक ऐसा शीर्षक बनाओ, एक ऐसा पद बनाओ जो पूरे पैराग्राफ को का प्रतिनिधित्व करने वाला हो, जिसको पढ़ते ही पता चले पूरे पैराग्राफ में क्या बात कही गई है। अपठित अंश का दिया गया शीर्षक उसके संपूर्ण व्यक्तित्व, बुद्धि और प्रतिभा को ध्वनित करता है, इसलिए यह कार्य काफ़ी सोच विचार करने के बाद ही किया जाना चाहिए। इसके लिए यह अच्छा रहता है कि पहले 3 से 4 बार उपयुक्त शीर्षक छांट कर अलग से लिख लिया जाए। तत्पश्चात प्रत्येक का विश्लेषण किया जाए और उनमें से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव कर लिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि पैराग्राफ इस प्रकार से दिया जाता है जो कई भागों में बटा हो, ऐसा भी होता है। खैर, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अभी आप ये जानिए कि पहले तो जो जो आपको समझ में आ रहा हो कि क्या शीर्षक हो सकता है, 2-3 शीर्षक आप पॉइंट बना करके लिख लीजिए, ठीक है। फिर उन पर विचार करिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहेगा। अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है तो इसको क्लिक कर दिए, यही लिख दीजिए फिर, ठीक है, जो भी आपको लास्ट में समझ में आ जाता है। और आप कहोगे इतना टाइम कहाँ से आएगा, तो इतना टाइम कहाँ से आएगा, मैं नहीं कहता कि इतना टाइम लगाओ। आप इतने बड़े हो चुके हो, इतने विचारशील हो चुके हो, इतने समझदार हो चुके हो कि आपको उस पर विशेष समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी बात को मुंह से किसी के निकलते ही आपको समझने की क्षमता आ गई है। अब
अब आप तुरंत बात को सुन करके ग्रहण कर लेते हैं, ज़्यादा सोचना और समझना नहीं पड़ता है, इसलिए ये सब काम आपके विदिन सेकेंड्स में होंगे। कभी कभी अपठित अंश के रूप में ऐसे अनुच्छेद भी दिए जाते हैं जिनका पूर्वापर संबंध नहीं होता है। इस स्थिति में पहले पृथक अनुच्छेदों का अलग अलग शीर्षक का चयन करना चाहिए, उसके बाद उन्हें संयोजक चिन्ह से जोड़ देना चाहिए। होता क्या है कि कभी कभी कोई पैराग्राफ होता है जो कई भागों में विभक्त होता है। जैसे ये लाइन यहाँ से आई, यहाँ पर ख़त्म हो गई, फिर अगला पैराग्राफ यहाँ से ऐसे शुरू होगा, तीसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू होगा, चौथा यहाँ शुरू हो गया। इस तरीके से पैराग्राफ बटा होगा छोटी छोटी लाइन्स में, और उनका ना तो इसका इसके साथ कोई संबंध होगा, ना इसका इसके साथ, ना इसका इसके साथ, किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे में उन सभी का अलग अलग मीन्स निकालिए और उनको लिखते जाइए। फिर उन सब को योजक चिन्ह से जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, युद्ध और शांति, पूर्व और पश्चिम आदि, इस तरीके से, है ना, जीवन और मृत्यु, है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। सुख और दुख, उत्थान और पतन, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अपठित अंश का मूल उद्देश्य सारांश प्रस्तुत करना होता है, इसलिए वाक्य और अनुच्छेद का सारांश अलग से नोट करते चलना चाहिए। फिर एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हुए समस्त अंकों के साथ तैयार कर लेना चाहिए। सारांश मूल का 1/3 होना चाहिए। सारांश लिखने के लिए खास तौर से बहुत आवश्यक जानकारी है, क्या 1/3 होना चाहिए। यदि पूरा पैराग्राफ आपका 150 शब्दों में दिया गया है तो आप 3 से भाग करोगे, आपको 50 शब्दों में ही अपनी बात पूरी करनी होगी सारांश लिखते समय। यह उसकी शिल्पगत अनिवार्य शर्त है। इसे कम सारांश की सीमा में नहीं आता है, अधिक भी सारांश नहीं कहा जा सकता। सारांश में मूल अंश की बातों का ही समावेश होना चाहिए, उसमें अपनी ओर से कोई बात, उदाहरण या व्याख्या जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि जोड़ेंगे तो फिर अधिक हो जाएगा, है ना। सारांश का मतलब होता है कम करना। सारांश के प्रस्तुतिकरण की शैली अन्य पुरुष में रहती है, इसके लिए कभी आत्मपरक उद्धरण, कथोपकथन अथवा विश्लेषण प्रधान शैलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समाज शैली ही उसकी मूल प्रकृति के सर्वथा निकट है, था उसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। हास्य व्यंग्य प्रधान शैलियों का भी सारांश में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। हास्य व्यंग्य प्रधान शैली का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसमें किसी प्रकार की आत्मपरक उदाहरण या कथोपकथन संवाद, डायलॉग्स नहीं डालने चाहिए। ठीक है, ध्यान ये रखना चाहिए विशेष रूप से कि जो कुछ भी उसमें लिखा गया है उसकी जैसी शैली है उसी शैली में लिख दिया जाए। हाँ, पूरे के पूरे शब्द भी वही ना उतार दो, ये भी एक समस्या है, ये भी एक शर्त है। यहाँ देखिए, सारांश की भाषा 100% अपनी होनी चाहिए। मूल अंश की पदावली उसमें कम से कम प्रयोग की जानी चाहिए। लिखो उसी में से, लेकिन भाषा आपकी अपनी हो। अपठित अंश से संबंधित कभी कभी कुछ प्रश्न भी दिए जाते हैं जिनके उत्तर उसी में निहित रहते हैं। मूल अवतरण को ध्यान से पढ़ा जाए तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसे उत्तर संक्षिप्त और मूल अवतरण से संबंधित हों, उनमें अपनी ओर से कुछ भी जोड़ने या घटाने का कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो है वही लिख दो, कुछ भी अपने पास से जोड़ना नहीं। सारांश लेखन और शब्द गणना किस प्रकार से की जाएगी, आप देखिए जरा। सारांश लेखन में कभी कभी मूल अवतरण के साथ उसके नीचे उसमें प्रयुक्त शब्दों की संख्या भी दे दी जाती है, और कभी कभी यह कार्य सारांश लेखक को स्वयं करना पड़ता है। जब तक यह संख्या ज्ञात नहीं होती तब तक उसके 1/3 भाग का निर्धारण कर पाना बड़ा कठिन काम होता है। अतः सारांश लिखने से पहले मूलांश में शब्दों की संख्या का ज्ञान अत्यावश्यक हो जाता है। उस शब्द संख्या को 3 से भाग देकर यह निश्चित कर लेना चाहिए कि सारांश कितने शब्दों में प्रस्तुत किया जाना है। इसमें 2-3 शब्दों का हेरफेर चल सकता है, किंतु इससे अधिक कमी बेशी सारांश लेखन के प्रयास को निष्फल बना देती है। 2-3 शब्द इधर उधर हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इससे अधिक का अंतर आता है तो आपका सारांश लेखन थोड़ा खराब हो सकता है। या अब उसको चाहे तो एग्जामिनर चेक करे और चाहे तो ना चेक करे, चाहे तो आधे नंबर दे, चाहे तो पूरे नंबर दे, ये उस पर निर्भर करेगा।
शब्दगणना की प्रक्रिया में अनेक मतभेद हैं, परंतु सर्वाधिक उपयुक्त यह है कि कारकों तथा संयुक्त क्रियाओं को अलग से शब्द ना माना जाए। इसी तरह समास चिन्ह से जुड़े शब्दों को एक ही गिना जाए। किस प्रकार से, हम आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे उनको गिना जाए। आप देखिए कि जैसे राम ने श्रुति को घर बाहर जा रहे हैं, ये सभी शब्द एक शब्द गिने जाएंगे। परीक्षार्थी को सारांश लेखन करने के बाद उसमें प्रयुक्त शब्दों को गिनकर कोष्ठक में लिख देना चाहिए। यह भी एक बात ध्यान रखना। जो प्रयोग किए, जितने शब्द प्रयोग किए गए उनको एक कोष्ठक में लिख दो आगे कि इतने शब्दों में है ये, ताकि परीक्षक सारांश की शब्द सीमा से आश्वस्त हो सके। आवश्यक शब्द सीमा से कम या अधिक शब्दों का प्रयोग करने पर परीक्षक चाहे तो कम अंक दे सकता है या पूरे सारांश को ही काट सकता है। ये भी ध्यान रखना। अब हम देखेंगे कि अपठित गद्यांश किस प्रकार से आता है और उसकी व्याख्या हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए, व्याख्या कैसे करेंगे। यह किसी भाव या विचार का विस्तार होता है। इसमें रेखांकित अंशों के बारे में विस्तार से लिखा जाता है। इसमें विषय से संबंधित अपने विचार भी लिखे जा सकते हैं। व्याख्या लेखन में मुख्य तथा गौड़ दोनों भावों का समावेश किया जाता है। व्याख्या लेखन की कोई शब्द सीमा निश्चित नहीं होती। व्याख्या करते समय मूल लेखन में व्यक्त विचारों का खंडन या मंडन किया जा सकता है। व्याख्या में अपने मंतव्य को प्रमाणित करने के लिए आवश्यकतानुसार उद्धरण या कहावतों आदि का प्रयोग भी किया जा सकता है। सारांश से व्याख्या सर्वथा भिन्न होता है। व्याख्या का मतलब होता है विस्तृत आख्या, विस्तार पूर्वक किसी कथन के विषय में कहना। तो जो बात कही गई है उससे संबंधित आप उदाहरण भी दे सकते हो, अपने विचार भी लिख सकते हो उसमें। ये इसके लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होता है और सबकी व्याख्या अपनी अलग अलग होती है। कभी मत सोचिएगा कि किसी किताब से आप पढ़ करके गए और आप वहाँ व्याख्या गलत कर बैठेंगे, ऐसा नहीं है। आपके विचार, आपके भाव जितने अधिक प्रबल होंगे, व्याख्या उतनी अधिक अच्छी बनेगी। और इसी चीज़ को जानने के लिए ये सारे कार्य दिए जाते हैं। तो कभी मत सोचना कि आपके टीचर्स आपको क्या पढ़ा रहे थे, आपने पढ़ा क्या था, आप कर क्या रहे थे और आप परीक्षा में क्या कर रहे हो। परीक्षा में पूरे ध्यान से पेपर को पढ़ करके, प्रश्न पत्र को पढ़ करके, प्रश्न को पढ़ करके या रेखांकित अंश को पढ़ करके उसकी व्याख्या समझने का प्रयत्न करो, शांत मन से, शीतल मन से, और उसे लिखने का अभ्यास करो। बस, कुछ नहीं है, इससे अधिक कुछ नहीं होता। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अच्छे अंक मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक गद्यांश ले रखा है, उस गद्यांश को पढ़ करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने का अभ्यास हम लोग करेंगे। देखिए कि साहित्य का आधार जीवन है। इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियाँ, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। उसे देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनंत है। अबोध्य है, अगम है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं में से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कर्मों का जवाबदेह है या नहीं, हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है, क्योंकि साहित्य किसी मनुष्य के द्वारा और मनुष्य से संबंधित लिखा गया है। इसके लिए कानून है जिससे वह इधर उधर नहीं हो सकता है। जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। इसमें पवित्रता है, उसका आधार सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। इसमें कोई कठिन शब्द तो है नहीं जिनको आप रेखांकित करें, और जो रेखांकित अंश है उन्हीं की आपको व्याख्या करनी है। देखिए सवाल क्या दिए गए हैं कि प्रस्तुत गद्यावतरण का शीर्षक लिखिए, प्रस्तुत अवतरण का सारांश लिखिए और रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो किस प्रकार से आएंगे देखिएगा कि गद्यावतरण का शीर्षक क्या है, जीवन और साहित्य। व्याख्या में देखते हैं, प्रस्तुत अवतरण का सारांश। जीवन परमात्मा की सृष्टि होने के कारण जहाँ अनंत, अबोध और अगम्य है, वहीं जीवन पर आधारित साहित्य मनुष्य की सृष्टि होने
यहाँ केलिज्ञ की सृष्टि होने के कारण सुबोध सुगम व मर्यादित है। जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है और मनुष्य यहाँ आनंद संसार की भौतिक वस्तुओं में खोजता है। संसार भौतिकता पर आधारित आनंद की अपेक्षा सौंदर्य एवं सत्य आधारित साहित्य का आनंद ही अधिक श्रेष्ठ है। रेखांकित अंशों की व्याख्या में हम देखेंगे रेखांकित अंश क्या थे। साहित्य जीवन का आधार है, रेखांकित अंश था। अब व्याख्या, क्योंकि व्याख्या देखिए इतनी बड़ी बड़ी हैं, सारांश कम है, सारांश कम शब्दों में लिखा ही जाता है। व्याख्याओं में आप अपने विचार अपने उदाहरण लिख सकते हैं। लेखक का मानना है कि साहित्य का आधार जीवन है। जीवन से विभिन्न पक्षों के अनुभव को प्राप्त कर साहित्यकार अपने साहित्य में व्यक्त करता है। इन्हीं अनुभवों की नींव पर वह साहित्य रूपी भवन का निर्माण करता है। जिस प्रकार एक इमारत की बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी रहती है और बाहर केवल उस इमारत की दीवार, अटारी, मीनार या गुंबद आदि ही दिखाई देते हैं, उसी प्रकार साहित्य की नींव भी बाहर से दिखाई नहीं देती, उसमें दिखते हैं तो केवल साहित्यकार के जीवन रूपी अनुभव। और भी आगे बढ़ा सकते हो, बढ़ाना चाहो तो। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबोध सुगम और मर्यादाओं से परिमित है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। देखिए, लेखक का मानना है कि जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। किस साहित्य का सृजन मनुष्य ने किया है? क्योंकि साहित्य का सृजन मनुष्य ने किया है, अतः साहित्य में अभिव्यक्त भावनाओं को समझना और जानना आसान है, क्योंकि साहित्यकार अपने साहित्य में जहाँ तत्कालीन समाज की चित्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करता है, वहीं वह अपने साहित्य के माध्यम से समाज को सही दिशा में ले जाने का संदेश भी देता है। एक स्वस्थ एवं मर्यादित समाज का निर्माण भी उसका परम ध्येय होता है। उसका साहित्य मर्यादाओं की सीमा से बंधा होता है। आगे बढ़ते हैं। जीवन का उद्देश्य आनंद है कहा गया है। कोई भी व्यक्ति जीवन में आनंद ही प्राप्त करना चाहता है, दुख तो कोई नहीं चाहता है। लेखक का मानना है कि मानव जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। मनुष्य का जीवन आनंद की खोज में लगा रहता है। साधारण मनुष्य भौतिक वस्तुओं जैसे धन दौलत, परिवार, मकान आदि में आनंद को पाने का प्रयत्न करता है। वहीं सौंदर्य और सत्य पर आधारित होने के कारण साहित्य का आनंद इस आनंद से श्रेष्ठ होता है और इसी आनंद को दर्शाना और उत्पन्न करना साहित्यकार का प्रमुख कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि किस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऐसा ही एक पैराग्राफ और आपके सामने आता है। अभ्यास के लिए आपको इसका उत्तर देना है कि इस दुखमय संसार में सुख की इच्छा और प्रयत्न प्राणियों का लक्षण है। यह लक्षण मनुष्य में सबसे अधिक रूपों में विकसित हुआ है। मनुष्य की सुखेच्छा कितनी प्रबल, कितनी शक्तिशाली निकली, न जाने कब से वह प्रकृति को काटती छांटती संसार का कायापलट करती चली आ रही। वह शायद अनंत आनंद का प्रतीक है। वह इस संसार में न समा सकी। कल्पना को लेकर उसने बहुत दूर स्वर्ग की रचना की। चतुर्वर्ग में इस सुख का नाम काम है। यद्यपि देखने में अर्थ और काम अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, पर सच पूछिए तो अर्थ काम का ही एक साधन ठहरता है। अर्थ माने धन, ठीक है। साध्य रहता है काम या सुख ही, साध जिसको प्राप्त करने की इच्छा है, ठीक है। काम जो है वो कर्म जो है ये क्या है, साधन है। और उस कर्म के माध्यम से जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तो काम को या फिर सुख को प्राप्त करना चाहता है। अर्थ और काम के बीच जीवन बढ़ता हुआ चला जाता है। दोनों का यही ठीक सामंजस्य सफल जीवन का लक्षण है। अब इसी में आप क्या करेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण का सारांश लिखेंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखेंगे। तो ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसको करिए, देखिए किस प्रकार से हल कर पाते हैं। आप पिछले उदाहरण से शिक्षा लीजिए कि किस प्रकार से मैंने पिछला उदाहरण हल किया है। फिलहाल आप यहाँ पर अगर देखें तो आप यहाँ अर्थ और काम कर सकते हैं, अर्थ और काम कर सकते हैं, ठीक है, इस पाठ के नाम को, ठीक है। तो इसी प्रश्न के साथ हम इस वीडियो को यहाँ विराम देते हैं। अगले वीडियो के साथ आप सभी के सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए संपूर्ण हिंदी पाठशाला। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, अगले टॉपिक को लेकर के। इंतज़ार करिएगा आप। जय हिंद, जय हिंदी।